हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करे थे, और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और साथ में साथ इसके जो रीजनिंग और एसेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपके यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग हैंड पे स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आपके लिए कुछ क्वेश्चन पेंडिंग छोड़े थे 47 से लेकर 51 तक। तो इसके आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग क्या करोगे कि पूरे केस स्टडी को पढ़ोगे, उसके बेस पर हम लोग आंसर खोजने की प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं हमारे केस स्टडी को। वीडियो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके पहले पूरी केस स्टडी को पढ़ लो। साथ के साथ में मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों ने पहले की जो वीडियो देखी होगी मेरी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर, मैंने उसके अंदर भी केस स्टडी बेस्ड और एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं, और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो वही ट्रिक मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ कि पूरे जो पैराग्राफ है इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, किसी कंट्री का नाम हो, किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम हो, कोई डेट मेंशन करी गई हो, या कोई वार मेंशन करा गया हो, ओके। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना उससे हम सॉल्व कर पाएँ ईजिली। तो इसमें दिया हुआ है द सक्सेसरी ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है। यूएन क्या है, सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। लीग ऑफ नेशन को अंडरलाइन कर लो और यूएन को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जो डेट लिखी हुई है 1945, इसे अंडरलाइन कर लो। सेकेंड वर्ल्ड वार को अंडरलाइन कर लो। देन उसके बाद ये 51 स्टेट को अंडरलाइन कर लो कि यूएन पे जब साइन करने वाले थे तो 51 जो कंट्री थे उस टाइम पर, ठीक है। देन उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्ट्स है ना, यूएन के ऑब्जेक्ट है, उसे अंडरलाइन कर लो कि प्रिवेंट करना है किसको, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को, और फैसिलिटेट कोऑपरेटिंग अमंग द स्टेट, ठीक है। देन उसके बाद किससे आपको अंडरलाइन करना है, बस इसे आप लोग क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो जो मैंने आप लोगों को बताया। अब लोग हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें बोला हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में डैश वाज द फाउंडेड एज ए सक्सेसरी ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएन। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ होगा, फर्स्ट के जो 2 से 3 लाइन होगी ना, उसके अंदर ही आपको फर्स्ट सेकंड के आंसर मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना उसके आंसर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, किसमें बोला होगा डैश वाज द फाउंडेड एज ए सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये, तो इसका आंसर हमको फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट और सेकंड लाइन में मिल जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मिल रहा है क्या हमको। हाँ, इसमें फर्स्ट लाइन ही लिखी है यूएन वाज फाउंडेड एज सक्सेसरी ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है, मिल गया ना। तो ऐसे ही जैसे सपोज करो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो उसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा, जो जो पूरा जो केस स्टडी ना उसके लास्ट की 2/3 लाइन में मिलेगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना ताकि आपका टाइम बच सके और आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूएन कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो इसका आंसर हमको सेकंड लाइन में मिल जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूएन के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ये वाला कि क्या करना था, इसका प्रिवेंट करना है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट और फैसिलिटेट करना था किसका, कॉरपोरेशन अमंग द स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब साइन कर रहा था यूएन के अंदर तो कितने मेंबर ने साइन करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51। हाउ डू ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट अराइज, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है, ओके। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केस स्टडी क्या बोलती है, आप लोग इसको क्या करोगे, पोज करके पढ़ोगे। तो इसमें अंडरलाइन क्या करना आप लोगों को पता ही होगा। पहले तो आईएमएफ की फुल फॉर्म कर लो,
ओके, उसके बाद क्या करना है, इसका काम क्या है, इसके फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेटर करता है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद इसके मेंबर कितने हैं, ओके, देन क्या करना है इसको कि वोट जो करती है, जो टॉप 10 कंट्री है वो वोटिंग परसेंटेज का कितना शेयर रखती हैं। उसके बाद जो G8 ग्रुप है ना, आप लोगों को पता है, पिछले जो वीडियो जिसने देखी होगी उसे पता होगा, G8 जो ग्रुप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। ओके, तो वही इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग जो G8 मेंबर्स हैं ना, उस मेंबर के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद यूएस के पास अकेले के पास कितना वोटिंग पावर है, ये भी हम लोगों को तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आईएमएफ क्या है, ओके। तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, फर्स्ट वाली लाइन में मिल जाएगा नॉर्मली, आईएमएफ क्या है। तो इसमें लिखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करता है ये, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेट द एक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तो मेंबर जो थे ना, मेंबरशिप एंड वोटिंग प्रोसीजर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या वोटिंग परसेंटेज है, तो ये बताया गया कि जो मेंबर कंट्री टोटल कितने हैं, 189 जो मेंबर कंट्री है, बट दे डोंट एंजॉय देयर इक्वल शेयर्स, द यूएस अलोन हैज 16.54% वोटिंग राइट्स है। उसके बाद है कि इक्वल राइट कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, सब लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं इक्वल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यूएस अकेला 16.54% वोटिंग राइट्स बिकॉज इट्स परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सही है, कौन सा सही लग रहा है आपको इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, बताओ कौन सा होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि इक्वल शेयर नहीं कर रहे हैं। अब इक्वल शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप 10 जो कंट्री है ना, जो सबसे ज़्यादा पैसा देती है आईएमएफ को, ठीक है, वो ही सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज शेयर करती है अपने आसपास या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूएसए के अकेले के पास 16.54% वोटिंग राइट्स है, और जो टॉप 10 जो है ना उनके पास कितना है, 52, यहाँ पे दे रखा है ना, देखो ये रहा, जो टॉप 10 कंट्री हैव मोर देन 52% ऑफ वोट्स, ओके, तो इक्वल नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाई हैज़ द यूएसए अलोन हैड 60.54% वोटिंग राइट्स, इसका आंसर बताना आपको, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, द यूएसए अलोन हैज़ 16.54% वोटिंग राइट्स बिकॉज इट्स रिचेस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द यूएस प्रोवाइड मैक्सिमम फॉर द फंड, हाँ, क्योंकि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा फंड देता है किसको, आईएमएफ को, तो जो सबसे ज़्यादा फंड देगा वही तुम्हारा वोटिंग शेयर अकॉर्डिंग उसके होगा फंड जितना तुम देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जो G8 मेंबर कंट्री है उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो G8 मेंबर है उसके सभी मेंबर कंट्री का नाम आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरब, ऑप्शन बी, ठीक है। अब बोला हुआ है कि जो टॉप 10 कंट्री है वो कितना वोटिंग परसेंटेज रखती है, मैंने पहले ही बताया, ऑप्शन डी है 52%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्या है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। तो पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, असर्शन पढ़ना है कि वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, रीज़न क्या बोला है कि द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स, करेक्ट है क्या ये, सेकंड तो तुम्हें पता ही है ओपलेट कि ये पूरा गलत है, क्योंकि उस टाइम पर तो वो चल रहा था ना, क्या बोला, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1944 में, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्ट तो है ही नहीं, पहली बात तो यही हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ओके, तो इसका आंसर हमारा पता क्या होगा, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो
आप लोगों को पता होगा कि ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अब वैसे कि सेकंड स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, इंडिविजुअल तो ठीक है क्योंकि सोवियत जो यूनियन था वो कोलैप्स हुआ था ना 1991 में। तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट रीज़न ठीक नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन जो देता है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्री वांट इम्प्रूवमेंट इन यूएन's बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रीज़न क्या है, द यूएन कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप लोग ये ध्यान देना कि जो इसके स्टेटमेंट दे रखे हैं उन्होंने वो थोड़ा ऊपर नीचे दे रखे ताकि आप लोग ध्यान से पढ़ो उस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसर्शन क्या बोलते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल जो है देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड द 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये रीज़न क्या दे रखा है, चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर ए प्रिविलेज पोजिशन टू ब्रिंग एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि दोनों ट्रू है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ट्रू है क्योंकि जो वीटो पावर के बारे में बोल रखे हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वी शुड कीप इन माइंड दैट द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 इन 1965। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर है वो एक्सपेंड हुए हैं। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें परमानेंट मेंबर नहीं बोल रहा, कभी आप सोचो कि परमानेंट मेंबर तो 5 ही थे और एक्सटेंड कैसे हो गए, नहीं वो नहीं है, ये टोटल मेंबर के बारे में बताया गया, पहले कम थे अब 15 हो गए टोटल, क्योंकि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। रीज़न क्या बोला, यूएन जनरल असेंबली मेंबर नाउ आर डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दोनों इंडिविजुअली ट्रू है और क्या है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज इस्टेब्लिश इन 1957। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि जो IAEA जो है टर्म डिड नॉट इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर द सिविलियन रिएक्टर आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पज। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो असर्शन है वो क्या बोलता है, बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न क्या बोलता है इसका, ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप थ्रू द साइन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट। तो आप लोग ये देखो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है, साथ के साथ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो डिसीजन से रिलेटेड जो बोला डिस्कशन काफ़ी लंबी थी या फिर ऐसा कुछ था, जो बिगेस्ट डिस्कशन थी वो इसे एक्सप्लेन नहीं करता, बट इंडिविजुअली दोनों करेक्ट अपने स्टेटमेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, एसेशन क्या बोलते हैं, यूएन चार्टर्ड वर्ड यूएन क्रिएटेड फॉर पीसफुल बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, रीज़न क्या है, टू प्रिवेंट वर्ल्ड वार। ओके, तो दोनों ठीक है क्योंकि पीसफुल के लिए तो बनाया गया था ताकि वार ना हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीज़न क्या है, इट सेट द रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड, मतलब ये ग्लोबल ट्रेड का जो रूल सेट करती है। ठीक है, दोनों क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस द वीटो पावर। करेक्ट आंसर है। रीज़न क्या है, वन वीटो पावर कैन इंस्टॉल ऑल द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। एब्सोल्युटली राइट, तो दोनों राइट है और एक्सप्लेनेशन भी इसकी ठीक है। क्योंकि वीटो पावर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक ब्रह्मास्त्र है, अगर पूरा कंट्री या पूरे जो मेंबर ऑफ यूएन है ना सब एक तरफ हो जाए और एक वीटो कंट्री अलग हो जाए ना तो भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है, इतनी पावर होती है वीटो पावर में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन ऑफ द स्पेशल मेन ऑर्गन एंड स्पेशल एजेंसी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ओके, नेक्स्ट इसका जो रीज़न क्या बोलते हैं, द मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। क्या ये ठीक है? बताओ, ऐसा नहीं है, ये ठीक है, लेकिन जो आर जो है ना वो क्या है, रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अलग से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ओके, तो हमारी डिस्कशन यहीं पे समाप्त होती है हमारा, और आने वाले चैप्टर में हम लोग ट्राई करेंगे लेक्चर के अंदर कि मैं जो आपको जो पिक्चर बेस्ड कार्टून बेस्ड जो आपके एमसीक्यू है ना वो सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग जो हमारी नेक्स्ट बुक है उस पर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर या फिर इस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरे में आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में अपना डाउट्स, क्वेश्चन या फिर स्टडी मटेरियल के रिलेटेड उस पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक बारीकी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सके, स्टडी मटेरियल आप ले सके। किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सभी सैम्पल पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर डिस्कशन।